खराब हुई भी आजकल, यहाँ आना कम हुआ। आजकल ना दफ्तर ही बना हुआ है। अच्छा, ये भी इधर तकरीबन 13 मॉडल पड़े हुए थे, एक नया डिस्प्ले ओपन हो रहा है। किधर पे? ये 107 प्लाजा में ना। अच्छा, तो उस वजह से यहीं पे बैठ के सारा कुछ, नीचे मैं बैठता नहीं, डस्ट पड़ती वो आती सारी। वो पहला रूम था। हाँ, मेरा सारा इशू ही बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए यही दफ्तर बना हुआ है, यही सारा बैठ के। तो ऊपर से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, ये रखा हुआ था सामान ना, कोई अपने जो आया गया मेहमानों के लिए। ये फैक्ट्री है, नीचे से मुलाजिम पकड़ते हैं, किसी के कमरे से 3 परातें निकल रही, किसी के 2 निकल रही हैं, कोई वो वाले बर्तन, वो किसी के कमरे से वो मिले हैं। तो इसी तरह वो सब दरम बरम हुआ। तो यहाँ पे तो तकरीबन मेरे महफूज रहते हैं यहाँ। बस नहीं, सिर्फ वक्ती तौर पे है। हाँ जी, किचन जो है ना तैयार हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। आज हम मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद वसीम शफी साहब की छत पर, और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ सीनियर असातिज़ा कराम में जनाब उस्ताद नईम भट्टी साहब और उस्ताद हबीब मुगल साहब जो हैं हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ उस्ताद वसीम शफी साहब जो हैं वो हमारी जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और ये तमाम महफिल लगी है, एक इशाइया रखा गया था जनाब तैयब अब्बास साहब के एजाज़ में, क्योंकि फ्रांस से आए हैं, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और उस्ताद वसीम शफी साहब के शागिर्द भी हैं। तो नईम भट्टी साहब से, हबीब भाई से, मुझसे, हमसे बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक़ भी है, बड़ा प्यार है, बड़ी दोस्ती है। तो हम सब इकट्ठे हुए थे आज इनके साथ यहाँ पर। तो जब बात हो रही थी, तो जब नईम भट्टी साहब भी मौजूद हों, वसीम भाई हों, हबीब भाई हों, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि अगर ऐसे ही चले जाएं। कुछ ना कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों के काम आ जाए। तो हमने सोचा कि चलें लाइव चलते हैं। सबसे पहले वसीम भाई की तरफ चलेंगे, वसीम भाई से थोड़ा सा जो है हम बात करेंगे आज के इशाइये के बारे में और थोड़ा सा तैयब भाई के बारे में। जी वसीम भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे, आज तैयब भाई की वजह से इतनी अच्छी रौनक लग गई? बस जी माशाल्लाह, तैयब भाई ऐसे प्यार वाले बंदे हैं कि जब भी आते हैं फिर हम जो ना जश्न मनाते हैं छोटे छोटे। ऐसी है। और जब भी आते हैं जी माशाल्लाह जी, वो एक वो जबरदस्त किस्म का एक गिफ्ट आता है, ये हमारा सगार। हाँ, आउट क्लास। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, इस बार मुझे इन्होंने स्पेशल कहा जी मैं बस आ रहा हूँ, तो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है कि आप जो ना जो खाना खा रहे हैं वो भी आपको हजम हो जाएगा, सब कुछ ये वो। इन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा रोक के देखें कि पीछे जो मैंने भेजी क्या चीज़ है। जब मैंने देखी तो हकीकत बात है, हर चीज़ हजम हो गई। वो ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी कलेक्शन करते हैं जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना सगार। अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट भर दी मेरी जी इन्होंने, बहुत आला ज़बरदस्त। हबीब भाई भी आए, नईम भट्टी साहब, उस्ताद नईम भट्टी साहब, मतलब आज इस वक्त सारे हम साथ हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुराना ताल्लुक है हबीब भाई से भी, नईम भाई से भी? हबीब भाई से बड़ा प्यार है जी शुरू से ही। ये नजदीक होके क्यों कहा है? मैंने इसलिए कहा कि दिल के नजदीक है और बड़ा एहतरामन जी, बड़ा प्यार है शुरू से ही। और जो भट्टी साहब हमारे बड़े भाई हैं जी, बिल्कुल बेशक। वो तो जो है ना, मैं उस टाइम मेरे ख्याल से बहुत छोटा था जब से भट्टी साहब से जो है ना नईम साहब का बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ जी, और भट्टी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट जो है ना, जो आज से कह लें कि 30-35 साल पहले से उसी तरह ही माशाल्लाह देखते आ रहे हैं, अखलाकन भी और जो है ना मुस्कुराहट भी। आपने कहा मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा तो तब से आप, अच्छा मैं आपको बताऊं, जब से हम देख रहे हैं ना भट्टी साहब को ऐसे ही देख रहे हैं, और वसीम भाई को भी ऐसे ही देख रहे हैं। वो छोटे वाला चक्कर कब का था वो तो बता। मैं अब तकरीबन 47 का हो गया। अच्छा माशाल्लाह। और जो है ना उस समय मेरा ख्याल है कि 30 से 35 साल का तो कम से कम ये टाइम है। तो उस समय फिर खुद ही देख लें, कोई 15-16 साल का तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त जी हमारे साथ उस्ताद हबीब मुगल साहब भी हैं, थोड़ा सा
तारुफ हबीब भाई से भी, तारुफ क्या करवाना है हबीब भाई का, हबीब भाई ने दुनिया के तारुफ करवाए हुए हैं। तो नया शो मैगजीन के थ्रू पूरा पाकिस्तान इन्होंने दिखाया हुआ है। हबीब भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज क्या कहना चाहेंगे, ये सारी जो महफिल लगी है? ये कामरान भाई, मैं तो बहुत देर बाद दोस्तों के साथ मिलके बैठा हूँ। हाँ तो यूजुअली मेरी आजकल जो लाइफ की रूटीन है वो यही है कि मगरिब के बाद जो है ना वो बिल्कुल हर चीज़ मतलब वाइंड अप हो जाती है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या कुछ कंप्यूटर पे कर लिया। तो आज मुझे यकीन करें बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मेरे बड़े भाई, बड़े मोहतरम भट्टी साहब हैं यहाँ पे। वसीम भाई ने बहुत अच्छा शौक करवाया है। तैयब भाई की वजह से ये सारी महफिल महफिल लगी लगी है, हुई है। आप आए हैं, आपने हमारी बात जो है सारे दोस्तों तक पहुंचा दी है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो जी आज 12 रबीउल अव्वल है जी, ये जी। सबको, आप सबको मुबारक हो जी आज का दिन। जी, तो और जितने भी दोस्त हैं उनको भी मुबारक हो। ये तो बात हम रह गई थी, ये बहुत जरूरी, ये तो सबसे पहली बात है हमारे लिए होनी चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं जी जनाब मोहतरम उस्ताद नईम भट्टी साहब की तरफ। जरा सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम जी, बड़ी मेहरबानी है सोना से। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो इशाइया है ना, ये एजाज में तैयब भाई के, जी जी लेकिन इस वक्त हम सबके लिए जो चीफ गेस्ट है ना वो आप हैं। तैयब भाई के लिए भी हम जितने भी बैठे जी एक अरसा दराज से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, मैगजीन्स में भी इधर उधर आपको हमेशा जी तो मतलब आइडियलाइज भी किया हमेशा कि यार इस तरह के कबूतर हो, इस तरह की शख्सियत हो, हर चीज में आप मतलब माशाल्लाह बेमिसाल है। शख्सियत के हिसाब से देखा जाए तो, शौक के हिसाब से देखा जाए तो आप सबसे पहले तासुरात आपने शौक किया वसीम भाई का, वसीम भाई से आज मुलाकात, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो जी जो है वलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम, तो आज का बड़ा बाबर बरकत दिन है जी। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज के दिन ये महफिल जो है या गैदरिंग जो है वो रखी गई। तो यकीनन आज का दिन बहुत अच्छा और बड़ा बाबरकत दिन है। तो इसमें मुझे तैयब साहब ने बताया जी कि इस तरह जुमे वाले दिन जो है वो गैदरिंग होगी वसीम साहब के यहाँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हो जाऊँगा। तो जिस तरह वसीम भाई ने कहा कि नईम भाई जो है मेरा उनसे अर्ली 90s से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, काफी पुरानी बात। तो ये मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था, अभी मैं नई हवाई सर्विस में ही था। तो उस वक्त के मेरे ताल्लुक है जी नईम साहब से। तो वसीम भाई वाकई में छोटे ही थे, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो ये जो है बड़ा दरीना ताल्लुक है जी। और आज मैंने फर्स्ट टाइम कबूतर देखे हैं इनके और सुनता आया हूँ माशाल्लाह। ये दोनों भाई माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं और दे आर वन ऑफ द लेजेंड्स जो इस कबूतर परवरी में हैं। तो इसमें आज मैंने कबूतर और वाकई यकीन जानिए मुझे बड़ी दिली खुशी हुई और मुझे बहुत बेसिक कबूतर देखने को ब्रीड्स मिले। बेसिक वो ख़ास तौर पे जो मगर कबूतर हैं जो इन्होंने अपने दिखाए, वो हाथी वाले कबूतर हैं या दूसरे जो सबस्टीने कबूतर हैं, नीले कबूतर हैं। और ये वाकई बड़े बहुत अच्छे कबूतर, बड़े बेमिसाल कबूतर हैं और वाकई रियली आई एंजॉयड अ लॉट और मुझे बड़े अच्छे कबूतर लगे। तो अल्लाह ताला इनके शौक में और भी जो है वो वसअत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। बिल्कुल। तो दोनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी। और मेरे लिए तो बहुत ही मेरे बिल्कुल जस्ट लाइक माय रियल ब्रदर्स ये दोनों भाई जो हैं। तो तैयब साहब जो है जी इज़ माय फ्रेंड और माशाल्लाह बड़े अच्छे मेरा इनसे ताल्लुक है और इज़ वेरी नाइस फेलो। तो ये जब भी यहाँ पे पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो माशाल्लाह हमारी गैदरिंग्स हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी जो है ये जो महफिल जो है इस तरह की, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज होती हैं, एक्सपीरियंस को चेंज करता है और आपने अपना जो नॉलेज है वो बंदा शेयर करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की गैदरिंग जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह आपसे बात हो रही थी जी जी, बेसिक कबूतरों के मतलब, फिरोजपुरी कबूतरों के मतलब, मगर कबूतरों के मतलब, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी वो इससे पता चलती है। और बाकी बहुत अच्छा लगा जी माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस गैदरिंग और बड़ी अच्छी। अच्छा नईम आपने आज कबूतर देखे इनके, तो ताल्लुक आपका नईम शफी साहब से पहले का भी है। जी तो आपने एक जिक्र किया कि मैंने बेसिक कबूतर देखे। जी बिल्कुल। तो बेसिक इनमें क्या चीज इनमें थी जो आपको लगी बेसिक है? ये पुराने कबूतर इनकी किस तरह से ये मेंटेन करके लेके आ रहे हैं? क्या वाकई पहले कबूतर जो आपने कभी देखे थे वो इसी तरह के हुआ करते जी थे? मैं अर्ज करता हूँ
असल में जो कबूतर की आप कह लें कि जो बेसिस होती है ना, जिसको हम बेसिक कबूतर कहते हैं, कबूतरों का मतलब है कि बेसिक ब्रीड कितनी, जो शुरू में जिनसे पुरानी breeds बनी ब्रीड, है, हाँ, जिनको हम वो पुरानी सबसे बोल देते पहली हैं। बात होती है उसका कलर, और कलर के बाद उसकी आंख का कलर। ये दो ये बेंचमार्क हैं जिनसे हम किसी ब्रीड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन्होंने जो वो हाथी वाले कबूतर दिखाए या दूसरे उनके कबूतर जो है वो बेसिकली बिल्कुल कमगर कबूतर, जिनसे आगे आप कह लें कि वो उन कबूतरों में से हैं जो कि कसूर की बेसिक ब्रीड है, जैसे इमामदीन कबूतर हैं या जुरे कबूतर हैं, वो बिल्कुल उन्हीं लाइन से ही आगे वो चले आ रहे हैं, वो चलते आ अपनी रहे हैं। ब्रीड से हटे नहीं है। हटे नहीं है। ये सबसे बड़ी बड़ी बात होती है कि यानी कि सबसे पहला जो चीज इंटेक्ट रहनी चाहिए वो कलर है। कबूतर कलर ब्रीड का एक कह लें कि एक आइडेंटिफिकेशन। कलर एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप किसी भी ब्रीड को आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसका कलर है। सेकंड उसकी आंख का कलर। अगर आंख जो है वो उसमें आंख में थोड़ा बहुत 19-20 18-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ये है कि इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता। तो ये दोनों चीजें मैंने बिल्कुल देखी और वही चली आ रही हैं जो कि पुराने कबूतरों में थी, जो कि आज से मैंने समझे कि आज के 30-35 साल पहले जो कबूतर हुआ करते थे। तो ये उनका साइज भी वही है, आंखें भी बिल्कुल ऐसा ही है, और उनका आप जो इनका उनका मुकम्मल जिस्म है, maintained मुकम्मल आ रहे हैं। कबूतर है, बल्कि वेल मेंटेन, बड़े अच्छे। अच्छा, एक चीज तो जरा आज क्लियर कर दीजिएगा, जी ब्रीड में और ब्लड लाइन में क्या फर्क? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन ये आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा जी है। जी मैं बहस करता हूँ कामरान भाई के ब्रीड जो है हम इसको आइडेंटिफाई या इसको जो है हम आप इनकी कह लें कि इसकी डेफिनेशन जो है हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद है तबई कि खदोखाल। उनकी खदोखाल ऐसे होते हैं जो उनको दूसरों से मुमताज करते हैं या उनसे डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज को हम ब्रीड कहते हैं। अब बाद लोग कहते हैं जी, मैंने मतलब बहुत सारे प्रोग्राम सुने हैं कि जी देखे भी हैं कि इसमें कोई ब्रीड कोई नहीं होती। ब्रीड होती है जी, बिल्कुल होती है, और इसमें ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा अगर क्लियर कर दूं, एक होती है स्पीशीज। स्पीशीज में हम लोग भी शामिल हैं। अब ह्यूमन जो रेसेस हैं उससे आगे रेसेस होती हैं, ठीक है जी, मतलब सब स्पीशीज आ जाती हैं, फिर रेसेस होती हैं, और रेसेस के बाद जो है वो ब्रीड्स बनती हैं। अब फर्क ये होता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो फ्री लांसिंग होती है, उनमें इंसान का उसकी ब्रीडिंग में, उसकी सिलेक्शन में, उसकी किसी भी चीज में अमल दखल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज। वो फ्री लांसिंग होती है और खुद बहुत अपना वो रास्ता मुतय्यन करती है, वो चलती जाती है। ब्रीड ऐसी चीज है जो कि आगे उनमें इंसानी जो कह लें कि अमल दखल जो है वो उनमें होता है। इंसान खुद सिलेक्ट करता है, खुद उसको आगे जो है उसका जीन फ्लो को कंट्रोल करता है और वो चीजें बनाता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इंडिविजुअल्स ऐसे बन जाते हैं जो कि आपस में मिलते जुलते होते हैं लेकिन दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल सही। दैट इज कॉल्ड ब्रीड। जो आगे मतलब चलते भी रहे, अपने बच्चे भी निकले, बच्चे भी निकले और उन्हीं खदोखाल पे specific उसी तरह characteristics के। में हाँ, वो चलेंगे। दैट इज कॉल्ड अ ब्रीड। आई थिंक ये दैट इज क्लियर समझ आ गई कि दिस इज द ब्रीड। हम इनको इसलिए ब्रीड कहते हैं। अब मतलब कि हम इसको आसान कर देते ना जी। कि एक ऐसा जोड़ा जो आगे अपने ही जैसे बच्चे निकाले, जो जिसामत में और रंगत में पर में मतलब आप मुशाबत रखते। ठीक हो, दैट इज कॉल्ड द ब्रीड। ब्रीड। और दूसरों से मुख्तलिफ होंगे, दूसरों से मुख्तलिफ। किसी और दूसरे कबूतरों से वो मुख्तलिफ होंगे। और वो अगर एक जगह पे फिर रहे हैं या एक जगह पे छोड़े हुए हैं तो वो दे लुक अलाइक, यानी एक दूसरे से मिलते। हाँ, पता चले कि हाँ ये ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रीड। अब इसमें हम आ जाते हैं, आपने कहा कि ब्लड लाइन। ब्लड लाइन। ब्लड लाइन वैसे तो ऑब्वियसली ब्लड जो है दैट इज कॉल्ड द ब्लड। इसमें इसका अपना एक है, यानी जो है खून को हम ब्लड कहते हैं और इसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होती है। तो ब्लड से मुराद ये ली जाती है कि वो चीज या उसमें वो खूबियां किसी इंडिविजुअल में जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं। मुख्तलिफ किस सेंस में करती हैं कि वो उनसे ज्यादा उनमें पावरफुल होते हैं। हमारे यहाँ मतलब ये है कमजोर या ज्यादा कमजोर है तो वो या ज्यादा पावरफुल या ज्यादा ताकतवर है। ठीक है ना, तो वो जो ताकतवर होना यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है उसमें बेसिकली डोमिनेंट जीन्स आ जाते हैं
जिसकी वजह से वो दूसरों से ज्यादा अच्छा वो उसी फील्ड में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आप देखें कि कबूतर को वो कहते हैं जी फलां कबूतर का ब्लड चला आ रहा है। ब्लड चलाने से मुराद है कि उसकी जीन्स उसमें आ रही, सही है। यानी वो चीजें या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल पे फौकियत देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लड। ठीक है ना। और ये ब्लड जो है वो फिर आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है, और वो अपनी जो आगे जो भी उसकी उसमें अच्छाइयां हैं या उसमें की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो पावर है वो उसमें शो अप होती चली जाती है। अब इससे तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि ब्लड लाइन बनाने के लिए कोई भी ब्रीड हो सकती है। जी, ठीक है, ब्रीड बनाने के लिए उनका स्पेसिफिक एक जैसा होना जरूरी है। उससे सबसे पहला कलर, उसके बाद आंख का कलर। ब्लड लाइन का मतलब हम सिर्फ उसकी क्वालिटीज से और उन चीजों से लगा रहे ब्लड हैं। लाइन से मुराद क्वालिटी है हाँ, कि ये जी फ्रॉम ब्लड लाइन से। अब देखें ना, मसलन आप अब अक्सर फेसबुक पे आप देखे होंगे कि लोगों ने कबूतर लगाए होते हैं कि जी उस्ताद फलां साहब जो है उनका ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन से मुराद है अब वो जो उस्ताद साहब हैं उनके पास एक ब्रीड तो नहीं होती ना जी, 2 3 3 4 4 5 5 ब्रीड्स होती हैं। तो वो उन ब्रीड में वो जो ब्लड लाइन चल रही है, इसका मतलब है कि वो कबूतरों ने अच्छा परफॉर्म किया और उनकी आगे जो उसी चलती आ रही रेस उसी ब्लड लाइन से चले आ रहे हैं, या उसकी जो नस्ल आगे चल रही है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड लाइन। बिल्कुल सही है। तो ये दिस इज द, यानी आप कह लें कि सिलेक्शन ऑफ जीन्स, फ्लो ऑफ जीन्स, और जो डोमिनेंट जीन्स होती हैं अगर किसी इंडिविजुअल में वो जमा हो जाती हैं और फिर वो उसको दूसरों से ज्यादा वो बहुत यानी जो है उनसे वो यानी मुमताज कर देते हैं। यानी उनको मुमताज करने से मुराद ये है कि वो दूसरों से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बिल्कुल सही। और दैट इज कॉल्ड द जीन्स अरेंजमेंट। और जीन्स अरेंजमेंट आगे फिर जब वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होती है थ्रू इनहेरिटेंस, तो वो आगे फिर शो होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड। ठीक हो गया। यस, ब्लड से मुराद सिर्फ ब्लड नहीं है, इट मींस जीन्स। ये हम नॉर्मली ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि फलां ब्लड जो है, हाँ, इट मींस के जीन्स। बिल्कुल सही। ये तो अभी हमारे यहाँ ये होता है कि जी अच्छे कबूतर को कैसे गर्दाना जाए, पहचाना जाए। हजारों दफा सवाल होता है, मैं तो कसम से शर्मा जाता हूँ अब ये सवाल करते कि इतनी दफा ये सवाल हो गया। लेकिन अब जो एक नई चीज चल गई ना, जिससे कहो ना कि जी अच्छा कबूतर या परफॉर्म करने वाले कबूतर जो होते हैं वो उनकी पहचान क्या है। मैं आपके घर जाऊंगा तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, कैपेसिटी है वो वहां पे काम आती है कि आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। वो फिर आपके ज़हन में कुछ बेंचमार्क होते हैं कि मसलन पर इस तरह का होना चाहिए, इसकी आंख इस तरह की होनी चाहिए, जिस्म इस तरह का होना चाहिए, हड्डी इस तरह की होनी चाहिए, जोड़ इस तरह का होना चाहिए। तो हम लोग अपने नॉलेज के मुताबिक या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो कबूतर हर बेंचमार्क पे पूरा उतर रहा है और वो परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करेगा। बाज़ दफ़ा ये मतलब ये चीज़ें जो है वो आप कह लें कि इनमें जो है फ़र्क भी आ जाता है। लेकिन अमूमन यही होता है कि जो कबूतर आप पॉइंट वाइज जो बेंचमार्क आप अपने ज़हन में करते हैं या अपने एक्सपीरियंस से करते हैं या अपने नॉलेज से करते हैं, उसमें अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो अमूमन कबूतर जो है वो परफॉर्म भी अच्छा करता है उसके आगे। बिल्कुल सही। ये मतलब इट मीन्स कि उनमें जो जीन्स हैं वो अच्छे चले आ रहे हैं, और उनमें कुछ कबूतर जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स कि उनमें ब्लड भी अच्छा आ रहा है। और जिनमें कबूतर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते या वो एवरेज है, तो इट मीन्स कि उसमें थोड़ा सा आगे फर्क आ रहा है। जी जी जी, उसमें थोड़ा सा फर्क इसलिए भी आ जाता है कि बाज़ दफ़ा कबूतर जो है वो इनब्रीड भी आ जाते हैं। ठीक है। इनब्रीड होने से कबूतरों में अगर एक ही ब्रीड के कबूतर आपस में लग रहे हैं या वो पर्टिकुलरली वो क्लोज रिलेटिव हैं एक दूसरे के, तो उनमें जो जीन्स हैं वो रिसेसिव जीन्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, डोमिनेंट जीन्स कम होते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इनब्रीड हो गए। अब उसकी निशानी यही आप जिसम से पता लग गया, किसी जिसम से पता चीज़ चल से, जाता हाँ, है। जैसे पार लंबे अभी हो वसीम जाते भाई हैं। बता रहे थे कि हाँ जी, मैंने उनमें से बिल्कुल। फिर छांट की और छांट की। उनको चेंज किया जी, सलीटी कबूतरों को, और फिर इस तरह करके exactly, दोबारा मेंटेन किया। Exactly. क्रॉस हम क्यों करते हैं? Yes. ये बिल्कुल जी क्रॉस ब्रीड जो है देखें, अब वो कह रहे हैं आज उन्होंने जितने कबूतर दिखाए ना जी। वो कह रहे हैं हम प्योर उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। वो हाथी वाले भी और जो उससे पहले भी दिखाए, तो वो कह रहे हैं जी हम प्योर उड़ा रहे हैं और फिर टाइम नहीं पूरे हो रहे। और हमारे यहाँ उस्ताद के या कुछ शौकीन हजरात कह लें आप कि जो कह रहे हैं कि जी क्रॉस करते हैं हम परवाज बढ़ाने के लिए। मेरा नहीं ख्याल, आप इस बारे में देखिए क्रॉस हम करते हैं प्रवास कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है करते। सही है।
अगर 2 ब्रीड्स हैं, एक ब्रीड जो है वो 8 घंटे की एवरेज से उठती है, एक ब्रीड जो है वो 12 घंटे की एवरेज से उठती है, ठीक है ना जी। अब जो 12 घंटे को इन बिटवीन 10 घंटे में लाने के लिए आप 2 ब्रीड्स को क्रॉस करते हैं। उसमें ये होता है कि मतलब एक कंट्रोल प्रवास ऑब्टेन करने के लिए या हासिल करने के लिए आप क्रॉस ब्रीड करते हैं। एक ज्यादा परवाज है, एक दरमियानी या कम परवाज, इस तरह कर। अब अक्सर ये होता है जी कि जी ठीक है जी, आप टैडी गोल्डन क्रॉस कर लें जी, सियालकोट के कबूतर क्रॉस कर लें जी, दूसरे कबूतर में फिरोजपुरी कबूतर क्रॉस कर लें। इसकी वजह यही होती है कि आपने प्रवास को कंट्रोल करना है। या कमगर कबूतरों में आप फिरोजपुरी क्रॉस कर लें, सियालकोट के कबूतर क्रॉस कर लें, या और कोई सामान्य जो भी है जी। तो इस तरह यह है कि आप उनकी प्रवास कंट्रोल करते हैं। यानी कमगर कबूतरों को अमूमन यही एक्सपीरियंस में आया कि वो बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं, क्योंकि इनका परों की साख्त ऐसी है और ये बहुत गहराई पे चले जाते हैं। तो उसको प्रवास को कंट्रोल करने के लिए आप उनमें वो कबूतर डालेंगे जो कि इसकी प्रवास को कंट्रोल करें। कंट्रोल मीन्स कि उसका थोड़ा सा लेवल डाउन कर दें, ताकि ये उस हाइट से ज़रा नीचे रहे और घर बैठ जाए। दिस इज द थिंग, ठीक है। ये मतलब चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखें, अब 2 लाइनें मैं थोड़ा सा आपको और वजाहत कर दूं। यहाँ पे 2 लाइनें बनती हैं। एक वो लोग हैं या हमारे अक्सर जो शौकीन दोस्त हैं, भाई हैं, वो उड़ाने के शौकीन होते हैं। वो कहते हैं जी आई एम नॉट कंसर्न विद एनी ब्रीड, आई वांट टू हैव द बेस्ट रिजल्ट। हाँ, ठीक है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्रॉस दर क्रॉस कबूतर होते चले जाते हैं जी। अब कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं, जो वसीम भाई है या दूसरे जो ब्रीडर्स हैं, जो नस्लों को या ब्रीड्स को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जो पिछले से चली आ रही, जो हमारे जो बुजुर्ग सासा कराम है, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इन ब्रीड्स को बनाने के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी वो जो है वो उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए जो है वो बेस्ट एक तरीका ये है कि आप द बेस्ट वेज कि आप इंट्रा ब्रीडिंग करवाते हैं। इंट्रा ब्रीडिंग से मुराद ये है कि अगर कोई एक ब्रीड आपके पास पड़ी हुई है और वो 20, 25, 30 साल से आपके पास है, तो आप जो है वो कबूतर ऐसा क्या होता है कि वो इनब्रीड होना शुरू हो जाता है। आप समझते हैं कि उनमें कमियां आ रही हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए दो तरीके हैं आपके ब्रीडर्स के पास। एक तो सबसे जो बेस्ट वे है वो दैट इज द इंट्रा ब्रीडिंग। इंट्रा ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि उसी ब्रीड के कबूतर आप कहीं और से तलाश करें, उसी ब्रीड के कबूतर आप कहीं और से तलाश करें, वही कबूतर लेके आए। अगर वो आपसे कबूतरों से मैच करते हैं उसी तरह, तो वो आप अपने कबूतर इनके नजदीकी रिश्तेदार मेन किसी और जगह से, मतलब फॉर एग्जांपल डब वाले कबूतर हैं, नजदीकी रिश्तेदार मुस्लिम लोगों के पास पड़े हुए, आप उनसे कलेक्ट कर आपस में लगाएं, तो एक उसमें ये है कि उनका कलर भी इंटैक्ट रहेगा और उनकी जो अपनी साख्त है कबूतरों की या उनका बॉडी शेप है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, खराब नहीं होगी। अच्छा, अब जैसे वसीम भाई के कबूतर थे पाकिस्तान में, जी जी, और नईम भाई के कबूतर थे कुवैत में, अब तो यहाँ पे भी आ गए हैं कुछ कबूतर, लेकिन ये चले तो एक ही जगह से ना, सारी बेस एक ही। जी जी। तो क्या वसीम भाई अगर चाहते हैं कि मैं अपने कबूतरों को दोबारा मेंटेन करूं और अपने इन जैसे ही कबूतरों में, तो ये कुवैत वाले कबूतरों को लाके इनमें डाल सकते हैं? ला सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसको हम कहते हैं अडेप्टेशंस। अच्छा, अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि कुछ लोग, अब उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, हम तमाम इंसान हैं, ठीक है। हम लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, आप अफ्रीकन लोग देखें वो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। यूरोपियन लोग डिफरेंट है, मंगोल रेस हमसे डिफरेंट है। ये तमाम चीजें अडेप्टेशन है। जिस इलाके में रह रहे हैं वो कई 100 सालों से, हजारों सालों से वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक वो ढल जाते हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी जो आप कह लें कि उनमें जो चेंजेस होती हैं उसके मुताबिक हो जाती हैं। तो वो इसी तरह ये है कि कबूतर जो 30, 35, 40 साल से एक ब्रीड के एक जगह पड़े हुए हैं, दूसरी जगह पड़े हुए हैं, तो ये जो है ना जी वो अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्टेशन कबूतरों में आ जाती है, वो तरह थोड़े से डिफरेंट लाइन अप और हो जाती है, इनकी जेनेटिक लाइन अप, फिर उसको आप जो ब्लड लाइन हम कहते हैं वो भी कह सकते हैं, फिर वो दोबारा स्ट्रांग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंट्राब्रीडिंग। आई होप आप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इंट्राब्रीडिंग से मुराद क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें एक और है कि अगर आप इंट्राब्रीडिंग, फॉर एग्जांपल उस ब्रीड के आपको कबूतर नहीं मिलते, ओके, आप फिर उसको उसके करीब 3 कबूतरों में क्रॉस कर लें,
उसके बाद अब ये होता है कि इसमें जो बच्चे आप क्रॉस ब्रीड लगाते हैं उसमें 50% बच्चे जो हैं वो माँ बाप दोनों की इक्वल क्वालिटीज लेते हैं। 50% बच्चे 25% बच्चे वो होंगे जो कि बाप की ज़्यादा क्वालिटीज लेते हैं। 25 बच्चे वो होंगे परसेंट जो कि माँ की क्वालिटी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। अब उनमें सिलेक्शन आपका काम है कि जो फॉर एग्जांपल आपने टैडी और कमगर का क्रॉस कर दिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो इसमें ये है कि अगर रंग उसका तमगर है और आंख जो है वो उसकी सफेद है तो वो इसका मतलब है कि इन बिटवीन निकला, दोनों का बराबर। दोनों के बराबर। वो आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, वो काम नहीं आएगा। उनमें काम वो आएंगे जो 25% है। 25% या वो बाप पे है ज्यादा या माँ पे है। तो उनमें से आप उसको फिर हम कहते हैं बैकग्राउंड। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल सफेद आंख का निकला। माजरत के साथ हमारे उस्ताद फिर इस तरह के जो आप कह रहे हैं ना जो काम नहीं आएगा, वो कहते हैं कि ज्यादा फायदेमंद है। इनको मगरा जबाओ मगर काट देगा, टैडी जबाओ टैडी काट देगा। ये क्यों अभी भाई सुनिए ना ऐसी बात। नहीं ऐसा नहीं है। बात ये है कि वो इन बिटवीन असल क्रॉस ब्रीड वो है 50% वाली। 25% वाली वो है जो कि मसलन बाप है। बाप अगर कुमगर है तो जो बाप पे बच्चा होगा वो ज्यादा कुमगरों के नजदीक होगा, लेकिन उसमें माँ की क्वालिटीज भी आएंगी। माँ फॉर एग्जाम्पल टैडी है तो उसमें टैडीज की भी थोड़ी बहुत क्वालिटीज होंगी। आप उसको अगर दोबारा ओरिजिनल बनाना चाहते हैं तो उसको बैक क्रॉस करें, सही होगा। उसी ब्रीड में दोबारा क्रॉस कर दें जिस ब्रीड से वो आया है या उसका बाप है। तो वो दोबारा उसमें ये है कि अब वो ब्रीड आपकी दोबारा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक बार उसमें दूसरी ब्रीड का आ गया। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें भी वही उसी ब्रीड की निकालना शुरू कर देंगे और रंग भी उसी तरह करेंगे। तीसरे या चौथी ब्रीड में जाकर वो बिल्कुल अपने प्योर ब्रीड में आ जाएंगे, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और उसमें जीन्स जो है वो पावरफुल उसमें शामिल हो जाएंगे उस ब्रीड में। ये ठीक हो गया। ये तो हो गया ब्रीड से रिलेटेड। जी जी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन इस सिलसिले में, जी, जी, और उसके बाद ना तीनों से एक छोटा छोटा सवाल जरा उड़ाने पर मैं करूंगा। जी, जी। एक सवाल और है, परफेक्ट बॉडी क्या होती है? जी, परफेक्ट बॉडी देखें जी, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। जो मेरा एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस, जो अब तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक उड़ाने मुशाहिदा क्या है? मतलब एक उड़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हड्डी देखते हैं जी, हड्डी का स्टिग्मा होनी चाहिए, बंद जोड़ होना चाहिए, लाजमी है। परों में गैप नहीं होना चाहिए, जो नावा पारा है वो और मतलब 10वां और 8वां बराबर हो, नावा बड़ा हो। ठीक है, ये एक बेसिक बेंचमार्क है जो कि हम ढूंढते हैं किसी कबूतर में कि जी ये बड़ा बेस्ट परवादी कबूतर, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये है उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसको कहते हैं जी कि ये बड़ा बैलेंस कबूतर है, या परफेक्ट तो है हम नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को। हम कहते हैं जी ये बैलेंस कबूतर है और ये अच्छी प्रवास देगा आगे जाके, जो भी है गुस्सा। एक होता है ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले जो कबूतर की चीज़ देखी जाती है वो नस्ल देखी जाती है कि ये किस नस्ल से है। अगर वो नस्ल के करीब तरीन है, नस्ल के करीब तरीन होते के लिए दो इंडिकेटर्स हैं। एक तो उसका रंग है, फिर वही बात आ जाती है, और एक उसकी आंख है। ये दो चीजें, उसके बाद उसकी जो है वो बॉडी है। बॉडी यानी इंडिविजुअल होती है, ये वेरी भी कर सकती है। ये दोनों, ये फिर तीनों पॉइंट आप अगर देखते हैं उनमें फिर वो अगर इंडिविजुअल भी कबूतर बहुत अच्छा है, और यही पॉइंट्स जो मैं डिस्कस किए हैं कि जो उड़ने वाले कबूतरों में हम ढूंढते हैं, तो अगर उसमें है तो वो तो फिर क्या बात, फिर ये मतलब आप उससे आगे मतलब ब्रीड चला सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हबीब भाई, ये मतलब नहीं भाई तो इल्म का खजाना है। उन्होंने इस तरह की जो बातें सारी मतलब ये समझाने के लिए बड़े आसान अल्फाज में इन्होंने समझा दिया। अगर कोई गौर से इन बातों को अकेला बैठ के सोचे तो मेरा ख्याल है कि फिर उसको ब्रीड बनाने में या ब्लड लाइन बनाने में अब मजीद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं कुछ और करूं। दिक्कत नहीं उसको आती किसी भी किस्म की। लेकिन अगर हम जाए परवाज की तरफ, आजकल एक जो नया सिलसिला चला हुआ, मैं जिस्म पे तो बात ही नहीं कर, हमारे यहाँ आपने भी अक्सर, आपके भी एक दो शागिर्द हुए थे, अभी भी कुछ शागिर्द होंगे ऐसे तो कहते हैं उस्ताद जी दवाई जरा तगड़ी हो गए। क्या आप समझते हैं कि दवाई के जोर पे कबूतरबाजी हो रही है? अपना कामरान भाई, ये जो दवाई वाला मसला ना, जो मतलब बिल्कुल सतही किस्म के हैं ना फैंसियर्स,
वो इसको समझते हैं दुआई। ठीक है, असल में मेरी नज़र में जो दुआई है ना, वो कबूतर उड़ाने के लिए नहीं, कबूतर की संभाल, उसकी थकन उतारने के लिए। ठीक है, उसकी संभाल उसकी। आज वसीम भाई कह रहे थे कि हम कबूतरों को बिल्कुल सादा उड़ा रहे हैं। हाँ जी, सुबह अभी तो बैठा था हमारे ठीक सामने। है। हाँ। अब अगर गर्मी के सख्त मौसम में मतलब जिन दिनों में बिल्कुल नमी भी कम होती है, उन दिनों में कोई कबूतर उड़ के आया, अपनी मैक्सिमम परवाज दे के आया, आके बिल्कुल वो हिम्मत हार बैठा है, तो उस वक़्त अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, बजाय कि आप 2-3 गोलियों के पीछे दौड़ते रहें कि यार सुबह जाना ऐलानी है रात 11 बजे। भाई वो तो चीज़ें, मेरी नज़र में वो चीज़ें बिल्कुल मतलब फ्लॉप चीज़ें, उनसे निकलना चाहिए। उनसे निकलना चाहिए। वजह ये है कि एक अच्छा कबूतर जो है ना, मैंने जो प्रैक्टिकल करके देखा, जो एक अच्छा कबूतर है ना, और एक बहुत अच्छा मुनासिब जो नुस्खा है, वो जो कबूतर को घर भी बिठाता है, भगाता नहीं और लॉन्ग लाइफ चलता भी है, वो आपके कबूतर की परवाज बढ़ाता है 3 से 3.5 घंटे। ठीक है, अब जब आप सिलेक्शन करते हैं 3 बजे वाली या 2:30 बजे वाली, वो 3 से 3.5 बाद का 4 घंटे भी बढ़ा देता है, तो आपका कबूतर 2:30 से 4 घंटे पड़े, 6:30 बजे अगर कबूतर आपका बैठ रहा है तो बहुत अच्छी परवाज है। ठीक है, तो इससे ज्यादा और आप आगे क्या जाएंगे, कबूतर ही बाहर रह जाएगा, जीरो हो मेरे जाएगा। ख्याल से तो 4-4.5 घंटे भी बहुत ज्यादा, वो घंटा डेढ़ अगर बढ़ जाए तो डेढ़ बहुत घंटा ही होता बढ़ता है, इससे हाँ जी। ज्यादा नहीं हाँ। होता ये। तो जो वापसी पे जो आपने अगले दिन छोड़ के फिर नागे को छोड़ के अगले दिन आपने उड़ाना, अगर आपने वो कबूतर को उस दिन संभाला नहीं है, आपको उन दवाइयों का नहीं पता, ठीक है, तो फिर आप ये जो 2-3 गोलियां लेके फिर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेकार चीजें हैं, ये हैं भी बेकार। कबूतर अपनी आपकी जो प्रैक्टिस है उस पे उड़ता है। कबूतर अपने इलाके के हिसाब से, आपके पास जो ब्रीड है, जो जिस तरह आप देख लें पिपला वाले कबूतर वहां पे कितना परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको पकड़ के देखते हैं, हम कहते हैं यार इनके पाँव पे बाल हैं, पमोज हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ से डिफरेंट है। ये वाले कबूतर उधर जाते हैं, बड़े लोगों से सुना है कि वो वहां पे काम नहीं कर रहे। नहीं, डिफरेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलाके के हिसाब से अगर आपके पास कबूतर अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है, प्रैक्टिस पे मेन। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैं बार बार यही बात अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि उस्ताद मुल्ला नदीम कहते हैं कि हम जुम्मे मतलब हम ईद वाले दिन भी आके उड़ा देते हैं, तो ये क्या है, वो ही मतलब गर तुमी बैनी हुशनवीस मी नवीसो मी नवीस। ठीक है, अगर तुम हुशनवीस बनना चाहते हो तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो सेम यही चीज है, प्रैक्टिस जो है वो आप जितनी अच्छी करते जाएंगे, जितनी अच्छी करते जाएंगे, आप देख लें ये 10 साल पीछे चले जाएं, जब ये रात को बिठाने का चला है, वो मेरे सामने ही हम देखते रहे मुख्तलिफ छतों पे कि बाहर निकाल के दाना डालना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो कबूतर को आदत डालने और प्रैक्टिस करने की ये चीज है, और ये भी एक मेरी नजर में ये भी एक फन है। बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, वसीम भाई, ये अभी बात कर रहे थे रात की, जी जी। आपसे ये बात बहुत जरूरी है। एक तो कल का पंजाब का रिजल्ट बहुत तगड़ा था, बहुत बहुत तगड़ा। पहला कबूतर 6 बजे के बाद और 7 बजे के बाद। मैंने वो देखा, वो माशाल्लाह वो आधे घंटे का फर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही 90 से स्टार्ट हुआ काम, 90 घंटे पहले नंबर के 90 घंटे से ऊपर है। जी जी। तो ये जो रात की ट्रेनिंग और उसके बाद इन कबूतरों को लगाना, तो क्या लाहौर में इस तरह की गेम हो सकती है? हो सकती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारे अपने कबूतरों के साथ, क्योंकि वो जो कबूतर है ना, वो मैंने देखे वो देसी कबूतर जिनको हम कहते हैं ना जौंसरे कबूतर, वो कबूतर है। आप अगर थोड़ा अरसा पीछे जाएंगे तो इस छत का भी रिजल्ट यही था कि जो है ना शाम 6 बजे के बाद 6 कबूतर जो ना वो बैठ रहे हैं, हमने देखे भी थे। आपने देखे। तो ये बस ट्रेनिंग के ऊपर आता है। अगर आपके जो ना कबूतर उसकी आप ट्रेनिंग इस तरह की करते हैं कि वो शाम तक जो ना आपके कंट्रोल में आ जाते हैं,
ये टीम बनती है और ये कभी कभी बनती है टीमें। अच्छा, कभी कभी बनेगी, हाँ। सेट है ये जो खड़ा हो गया तो कभी कभी समझ ले टीमें, ये कबूतर इस तरह सेट होते हैं, हर बार नहीं सेट होते। तो ये सिलेक्शन की बुनियाद पर ही है सारा काम। ये मेहनत की बुनियाद पे, फिर उसके बाद सिलेक्शन। ये आपस में लड़ते भी हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी पहले ही जो है ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा दे के जो है ना, जो बनाया होता है सिस्टम के हिसाब से, तो इनको आदी कर देते हैं। चेक कर लिया, चेक कर लिया और रूटीन में करते ही रहते हैं। फिर ये आपस में एक दूसरे से खे के उड़ते हैं। जब ये एक जैसे वो मुर्गे कोई जीतता है कोई हारता है, जब ये इनकी हार जीत हो जाती है ना आपस में, तो फिर ये जो है ना अपने अपने टाइमों के हिसाब से इजीली निकल के बैठ जाते हैं। तो जब जो है ना हम लोग एकदम से वो डाल दिया, हम लोग बकायदा इनकी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हम जो है ना 11-12 नहीं उड़ाएंगे, 8 उड़ाएंगे, 9 उड़ा लेंगे कि एक आधा बाहर निकालें, फिर उनको मुतवातर लेते आएंगे आगे तक। मगर जब ये मौसम खराब होंगे, कभी ऊपर नीचे, ग्रुप बनता ही नहीं, टूट जाता है। आजकल ये चल रहा है। हाँ जी, तो जब ग्रुप टूट जाता है, फिर जब हम डालते हैं, कोई ऊपर चले जाता है, कोई नीचे, ये फिर बड़ी मुश्किल टीम बनती है। तो जिसकी टीम बन जाती है वो फिर इज्जत भी लेता है, वो फिर ले सकता है, हाँ, एंजॉय करता है। मगर ये डिपेंड करता है आपके सारे के सारे एनवायरनमेंट पे, आपके कबूतरों पे, आपके मौसम पे। आपको लगातार 15-20 दिन मिलने चाहिए, आपकी टीम को एक जैसे मिलने चाहिए। आपके पास अभी टीम तैयार है? टीम तैयार है। अभी एक वो कबूतर रह गया है जो मेरे ख्याल से पूरे 1 महीने से लगातार बैठ रहा है, निकला भी हुआ है और निकला हुआ रह गया। वल्लाह आलम जो है ना क्या इशू बना आज अभी तो जो परसों से फेंटेक उड़ रहा है ना, हमारा अपना जी, ये जी, फेंटेक जी, क्लब का टूर्नामेंट है और वो आपका। आज ये पक्की फिट थी, और वो जो है ना हम लोग तो उसको मेरे ख्याल से 15-20 दिन से कहते आ रहे हैं कि ये डलना ही डलना है बीच में। तो अभी आज रह गया, तो अब अल्लाह खैर ही करे, सुबह आते नहीं आता। आ भी जाएगा, हम नहीं डालेंगे उसको, अब रिस्क पे आ अस्सू गया। में बैठाना काम है, उड़ाना काम नहीं। महारत ही है। हाँ जी, अस्सू तो जो है ना बैठाने का काम है, उड़ाने का। उड़ाए पिछले दिन देखा है, पहली जो हमने जो है ना कबूतरी वो सिलेक्ट की थी कि ये सबसे पहले बैठेगी, तो बाकी थोड़े अच्छे थे उनसे, वो 8:25 पे बैठी है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? हमारा पर्चा तो खाली गया। फिर भी हमने थोड़ा सा भरने के लिए लिख दिया कि ओवर टाइम भरने के लिए लिख दिया। हमने इतने शौक से वो पेपर बनाया अपना, खुद ही उसको डिजाइन किया, उसका कलर सिलेक्ट किया, वो सारे लड़कों की पिक्चरें लगाई। तो अब वो पूरा हाँ, संडे तो कुछ तो लिखा होना चाहिए था। कुछ तो लिखा होना चाहिए। तो ओवर टाइम लिख हाँ, दिया। ओवर टाइम लिख दिया। बस कमाल ही नहीं हो गया, चुटकुला अच्छा है। कहते हैं हमने भरने के लिए फिर भी लिख दिया ओवर टाइम। बाकी यही कि ये जो है ना आपको टाइम मिले प्रॉपर, फिर देखें कैसी कैसी छतें आगे आती हैं। बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं लोगों के पास, और अस्सू में तो सबके पास ही अच्छे हैं। तो ये सिर्फ टीम बनाना और एक मुतवातर लेके आना, बस असल काम ये है। बस वो इससे ही मजा है। कामरान भाई सिर्फ 1 मिनट की बात है जो वसीम भाई ने की है, वो पॉइंट आउट करना चाहूँ। इन्होंने एक नई बात की है, वो जो है ना वो बात ये है कि जब ये टीम बना रहे होते हैं, पहले वो एक दूसरे से लड़ते हैं, वो मुकाबला करते हैं, ठीक है। ये उनको मतलब मैक्सिमम करके अपनी तरफ से तो ये कर लेते हैं कि वो उनकी परवाज जो है मैक्सिमम, उनका आपस का मुकाबला खत्म हो जाता है, वो जान पहचान जाए अपने आप, फिर वो अपनी परवाज पे। ये बहुत अच्छी बात है, और मेरी नजर में ये बिल्कुल नई बात है एक, जो इन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे की। ये बात है, लोग कहते हैं ना उस्ताद बताते हैं, निकल जाती है बात। पकड़ने वाले ने पकड़नी होती है। हाँ जी, हैं लोग कहते हैं बताते नहीं, बताते सब ही है। हाँ जी, बस बुलाए रखो इन्हें, है ना, बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ बता देंगे। हाँ ये वाकई आपने सही पॉइंट पकड़ा, सही बात है। तैयब अब्बास साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ हैं, ਤੁਸੀਂ भी बोल लो थोड़ा सा। यार आपके पास वहाँ पे पाकिस्तानी कबूतर है फ्रांस में, कुछ आपके उस्ताद वाले भी हैं, नईम भाई वाले भी हैं। जी जी। तो ये इनके मेरे ख्याल यही सारे कबूतर हैं तकरीबन। तो वो अब
मतलब एटमॉस्फेरिकली वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा उनके लिए, सारा माहौल हर चीज ही। एग्जैक्टली। तो फिर उनका क्या वहां पे चल रहा है परफॉर्मेंस और वो? फ्रांस में एक्चुअली पाकिस्तान और फ्रांस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ का जो मौसम है ना वो डिफरेंट है। मैक्सिमम वहाँ पे हमें मिलता है 35 टेम्परेचर। तो वहाँ पे हमें जो है वो मस्त हम उनको क्रॉस करते हैं फिरोजपुरी में, लाखे कबूतरों में और ये सियालकोटी कबूतरों में, फिर वो हमारे काम आते हैं। अगर ये प्योर हम कबूतर वहाँ पे उड़ा दें ना, एक तो ये हाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होते हैं, तो एक तो ये मौसम की नज़र हो जाते हैं। अगर ये बच जाएँ नहीं, इस दफा हमारा भी खराब है, हम उसमें भी ये फिर होता है फ्रांस कि में ये इस मतलब दफा। इनके आपको पता है कि कुंदे बहुत जो है ना, मतलब ये बड़े मतलब बड़े परों के कबूतर हैं, इनको हॉक बड़ी जल्दी उठा लेता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है इनको छोटे से छोटे बनाएं, क्रॉस करें, ताकि ये हमारे काम आ सकें, इनसे जो हम अपना मतलब इंजॉय कर सकें। बहुत अच्छे। तो कितना वहां पे वो क्या, फिर उसके मुताबिक आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा रिजल्ट चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मेरे पास जो कबूतर उड़े हैं, मैं 10:30 बजे तक रात तक उड़े हैं मेरे पास। नॉर्मली शाम तक उड़ते हैं कबूतर वहाँ पे। 8 मेरे पास 8:30 बजे तक उड़े हैं, 9 बजे तक उड़े हैं मैक्सिमम। मेरे पास एक परवाज़ आई 3 साल पहले, वो रात 10:33 पे मेरे पास एक कबूतरी बैठी थी टॉप वालों में से। मैक्सिमम प्रवास वहाँ मैक्सिमम की है। मेरे पास है, और आई थिंक वो यूरोप में टॉप प्रवास। और आपने कल मुझे रात को बता रहे थे कि वहाँ का दिन भी बड़ा लंबा है, मतलब हमारे दिन के 17 घंटे बस, 16-17 घंटे। 17 मतलब 10:30 बजे रात को वहाँ पे जो हमारी इनका जो 10:30 थे, वो तो उस वक्त सूरज की रोशनी थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे जो गर्मियों में ना वो ये होता है कि तकरीबन रात 10:15 10:30 बजे तक तो रोशनी रहती है। तो इसलिए कबूतरों को बड़ा टाइम मिलता है ना। तो आप भी करते हैं दे मोटिवाल ते मॉडर्न नहीं, एवल शेवल? जरूरत नहीं पड़ती, बिलीव करें, करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बड़े वहाँ फोन पे आते हैं थोड़ा- भाई जिन यहाँ पे उड़ाने हैं, तो यहाँ पे उड़ाने के लिए कौन सी गोलियां इस्तेमाल करें? नहीं, मैं कहा, भाई पहले लाहौर आओ फिर आपको गोलियां बताते हैं, यहाँ से जा सकती हैं, वहाँ वालियों का तो हमें नाम नहीं पता। सारे यूज करते हैं, नो डाउट, हम भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली छोड़ देते हैं हम। वहाँ पे अगर आपके कबूतर 8 से 10 घंटे उड़ जाते हैं तो ठीक है, नॉर्मल है। टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर वहाँ पे एक तो सिंगल फिरते होती है हमारे पास, तो उसमें ये अगर आपके कबूतर 10 घंटे तक एक कबूतर उड़ के आ रहा है तो वो बड़ी अच्छी एवरेज लेके आ रहा है, तो उसमें इतने ये तो आराम से उड़ जाते अच्छा हैं। एक बात बताएं, सारी दुनिया में शोर है चौधरी साहब वाले कबूतर, मियाँ साहब वाले कबूतर, एक शोर, फिर एक शोर हुआ जी ननकाने वाले लाखे, फिर एक शोर है जी पिपला वाले कबूतर, मतलब इस तरह करके ना 4-5 और भी ब्रांड हैं, अब सारे जेन में एकदम भी नहीं आते, यूं करके नाम बड़े हैं यार। उस्तादी के लिए वसीम भाई सिलेक्ट कर लिए, फिर उनके कबूतर और फिर नईम भाई के कबूतर, यही सिलेक्शंस क्यों? नहीं, एक्चुअली मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स भट्टी साहब, इन्होंने जो मुझे कबूतर दिए हैं माशाल्लाह नो डाउट बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट मेरी हुई थी वसीम भाई से, जब मैं इनका वही मैं कह रहा हूँ कि लोग जो नया कबूतरबाज आता है ना, पहले नया नया जो स्टार्ट कर रहा है, कहना जी कबूतर चंगे रखने ने, मियाँ साहब वाले चंगे कितों लबन गए, चौधरी साहब वाले चंगे कितों लबन गए, ये एक पहला सवाल ही उनका ये होता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपने उन कबूतरों के छोड़ के और इस तरफ ही क्यों आने की सोची? देखिए ना, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस थी रेड आइज, लाल आँख के कबूतर, जो शुरू से मुझे पसंद थे। तो जब मैंने अपनी डायरेक्शन जो रुखी लाहौर की तरफ किया, तो मुझे सबसे पहले काफ़ी लोगों के साथ मेरी गपशप, मतलब भट्टी साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी भाई से काफ़ी लोगों, अब लेकिन वसीम भाई के साथ थोड़ा डिफरेंट, मेरी ना मतलब उस्तादी शिगिर्दी भी है, लेकिन मेरी दोस्ती इनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने शिगिर्दी अगर करनी है पाकिस्तान में, तो वो इंशाल्लाह मैं चलो वो तो ये भी हो गया ना कि भाई दोस्ती भी है तो हर चीज इकट्ठे एक दूसरे से खुल के शेयर भी हो सकती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। तो और कबूतर बदौलत ही मुझे अच्छे कबूतर भी मिले हैं, सच्ची बात है। मैंने काफ़ी मतलब पैसे भी स्पेंड किए हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़े धक्के खाए हैं, लेकिन जब से वसीम भाई मतलब मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़े अच्छे कबूतर, आपको मैंने दिखाए भी थे, आपने देखे हैं। और भट्टी साहब ने मुझे बड़े तहे दिल से जो बड़े कमाल के जो बर्ड्स दिए हैं, और मुझे हबीब भाई ने बड़े अच्छे कबूतर दिए थे। तो यही 3-4 घरों से मेरे पास जो मतलब कबूतर हैं उनको आगे देने से। अच्छा जी एक और बात बता दूं, बड़े ये मेरे ख्याल अब जो आखिरी के 10 सालों उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, आखिर के 10 सालों में ये पहला नौजवान है जो यूरोप डायरेक्ट कबूतर लेके गया, वरना आजकल अंडे ही जा रहे हैं। हाँ, कबूतर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। 2020 तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है जी, बड़े दिल से आपके कबूतर लेके गए हैं। ये क्या उलझन बनी थी कि अंडे? देखें, मैं एक्चुअली डिपेंड करता ना मतलब आपके मतलब सिस्टम। मैं तो रहती फ्रांस में हूँ, तो कुछ लोग हैं जो रहते फ्रांस में मतलब ओवर दूसरी कंट्रियों में, लेकिन शौक वो पाकिस्तान में करते हैं। मैं रहती वहाँ पे हूँ, तो मैंने कहा मतलब इससे बेहतर है कि मैं एक दफ़ा थोड़े पैसे लगा के ये जो मुझे पसंद है मैं अपने पास ले जाता हूँ, मैं अपना एंजॉय करूँगा, शौक करूँगा, क्योंकि मैंने तो रहनी वहाँ पे, मेरा सारा सिस्टम मतलब फैमिली, कारोबार, घर, मेरा सब कुछ वहीं पे है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ से कबूतर अपने पास वहाँ ले जाऊँ।
ये कि पाकिस्तान आना तो उस्तादों के पास ही आना है, वरना और अभी कोई मैक्सिमम मैं आता हूँ मैं 3-4 दिन बस, हम्म, उसके बाद वापस। वापस नहीं भाई, आपकी तरफ आ जाते हैं लास्ट, बस उसके बाद इसको करते हैं वाइंड अप। ये परवाज पे बात हो रही थी, मैंने वसीम भाई से स्टार्ट किया, हबीब भाई से बात हुई, तो मतलब उसमें एक तो गोलियों की बात की भाई, ये हर किसी को एक होता है कि जी या तो गोलियां बता दें जी जी या खुदा कोई चीज ऐसी दे दें कि मतलब कबूतर के पास भी रख दो ना तो वो सुबह उड़ जाए। तो ये क्या हकीकत इस चीज में है कि ट्रेनिंग में है? देखें जी, इसमें पहली बात जो मैं प्रेफर करता हूँ, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि पहले आपके पास कबूतर बहुत अच्छे होने चाहिए। जरूरी है, ये उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब वाली बात है, वो कहते हैं दाना पानी भी चंगे कबूतर वास्ते अच्छे बने हैं। अच्छे कबूतर होंगे। देखिए वसीम भाई के कबूतर शाम तक किस लिए बैठते हैं कि इनके पास अभी जो आपने कबूतर देखे, कबूतर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे ब्लड के कबूतर हैं, उनमें उनमें मतलब पूरी क्वालिटीज़ हैं, तब भी वो कबूतर घर बैठते हैं हम्म, और अच्छे उड़ते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसी वक्त आती है जब आपके पास करो। अब देखें, बात हो रही थी जिस तरह तैयब साहब भी बता रहे थे, हम्म, या आप मतलब बात कर रहे थे कि जिस तरह पिपला वाले कबूतर हैं या इनके ननकाना साहब वाले इलाके कबूतर हैं या और दूसरे कबूतर हैं, मतलब जिस तरह कुमकरों का नाम मशहूर है, टैडी कबूतर है, ये दूसरे, इनमें क्वालिटीज़ हैं तो अच्छे उड़ते हैं ना जी, हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात। तभी वो मशहूर हुए। अदरवाइज वो कहाँ से यानी फेमस तो नहीं होते ना जी। पहली बात तो ये है कि आपके पास कबूतर अच्छे अच्छे होने चाहिए, जो कि चाहे वो क्रॉस ब्रीड वाले हो चाहे वो असल ब्रीड के कबूतर हो, ये डिपेंड करता है। उसके बाद फिर उनकी, जिस तरह अभी भाई ने कहा कि संभाल बड़ी जरूरी है। कबूतर जब उड़ के आता है जी, तो उसकी एनर्जी जब तक आप रिस्टोर नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रवास के लिए कबूतर रेडी नहीं होगा, ऐसी ये पक्की बात। बिल्कुल इसमें ये कोई दूसरी राय नहीं है मेरे ख्याल में। जो तीसरी चीज़ है वो है एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो हम नुस्खों के जरिए करते हैं, चाहे वो हम कोई केमिकल्स के जरिए करें, चाहे हम देसी नुस्खों के जरिए करें, वो आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस, मतलब एक प्रेफरेंस है कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह करते हैं। और हर एक का इसमें एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। इसमें मतलब आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा। तो ये मतलब चीज़ें तो इसमें। और चौथी बात जो है वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की वसीम भाई ने, और मेरे भी एक्सपीरियंस में, मैं तो अब रिटायरमेंट के बाद अब उड़ाने का शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दूसरा या तीसरा साल अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। तो इसमें आप देखें कि इस दफा जेट में भी मेरा खुद भी जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो पहली 3 परवाजें थी उसमें माशाल्लाह मेरा बड़ी अच्छी, आपने भी देखे होंगे पिक्चर, तो उसमें मैं तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा था लाहौर में। और ये उसमें बिल्कुल बहने ही ऐसा ही है कि आप जो अगर कबूतरों से ख़ास तौर पे आपने लेनी है, एवरेज की परफॉर्मेंस लेनी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, तो ग्रुप बनाए कबूतर। आप इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पहली 5 से 7 या 10 परवाजें होंगी उसमें आप अपना एक ग्रुप सेलेक्ट करें। उसमें देखें कबूतर इकट्ठे कौन से निकलते हैं, 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, ऊपर से इकट्ठे वो निकलते हैं। बस आपने 50 कबूतर उड़ाए, 12 बजे 1 बजे तक कबूतर बैठ गए, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से इकट्ठे निकले। इसके बाद फिर आपकी नज़र आसमान पे होती है, आप फिर ऑब्जर्व करें कि कौन से कबूतर इकट्ठे निकले हैं, फिर उनका ग्रुप बनाया, उनको इकट्ठे उड़ाए। क्योंकि उनकी नेचर एक है, वो एक लेवल पे उड़ते हैं, उनकी जो स्टाइल है उड़ने का वो एक जैसा है। वो फिर जब आप ग्रुप बनाने में कामयाब होंगे तो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस दी बेस्ट होगी। सही होगा। तो वो इकट्ठे निकलेंगे ऊपर से और इकट्ठे बैठेंगे, और आपकी यानी चाहे वो 4 बजे के बाद निकले तो वो बैठ जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है एज ए ग्रुप कबूतरों की कि वो इकट्ठे बैठ जाते हैं। और आप देखें कि अगर किसी से भी पूछ लें, मेरे ख्याल में जो भी जिनकी भी इस वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे पंजाब में आ रही है, उन्होंने ग्रुप बनाए। और ये बिल्कुल ग्रुप जी वाली जी, बात ग्रुप जो है बने में बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही बात और यही ग्रुप जो है वो बैठते हैं। जो कबूतर इंडिविजुअली उड़ते हैं, मसलन एक जो कबूतर है जी वो 7 घंटे उड़ने वाला है, एक 4 घंटे उड़ने वाला है, एक 10 घंटे उड़ने, वो आपने अगर इकट्ठे उड़ा देंगे तो वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे। कोई किसी तरह निकलेगा, किसी टाइम पे निकलेगा, किसी टाइम पे निकलेगा, किसी टाइम पे निकलेगा, आपकी एवरेज नहीं जाएंगे भी नहीं अच्छे जुड़ के नहीं आएंगे। आजकल जो गेम है वो है ही एवरेज की। और मैं एक और भी आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इसमें मेरे पास एक 10 नंबर उड़े 3 बहन भाई हैं सगे, एक ही माँ बाप के, वो यकीन जाने तीनों इकट्ठे निकलते अच्छा। और इकट्ठे बैठते थे। मतलब अगर वो 4 बजे निकले हैं तो उन्होंने 4, 5, साढ़े 5 बजे तक बैठ जाना। इसी तरह दूसरे कबूतर भी इसके साथ जो आपने मिक्स किए या उनके, तो वो ग्रुप ही था सारा।
तो ये मतलब चीजें जो है ना, अब जो वो मतलब इर्द गिर्द ही रहते थे, इनके आगे पीछे वो ऊपर नीचे। हाँ। एक हाइट पे उड़ते हैं, उसकी वजह ये है कि वो इकट्ठे उड़ते हैं, एक हाइट पे उड़ते हैं और फिर निकलते भी इकट्ठे हैं। हम्म। ये फर्क होता है। तो सर मतलब इसमें द बेस्ट वे इसके आप पहले ग्रुप आपने बनाए, आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद जो है उनकी आपने जो संभाल करनी है या जो उड़ाना है वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो उसके मुताबिक उड़ाएं तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो यही। नहीं नहीं बिल्कुल सही। नहीं भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। हबीब मुगल साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो ये भाई आपके तो खास तौर पे जिसकी वजह से आज ये महफिल इतनी बड़ी जो नहीं सर, मैं आपको बन गई। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, मतलब आपने थोड़ा टाइम दिया। इनका शुक्रिया अदा करें सर। बहुत मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई इनका भी हैं। तारीफ कराया जी, उनका तारीफ ही नहीं हुआ। ये फैसल खान पिंडी से हैं जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। हाँ इनका शिगर सबसे भी हैं ज्यादा शुक्रिया इनका ना, जो उनको लेके ही यहाँ पे हमारे पास मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं लिविंग लेजेंड्स हैं हबीब भाई, नईम भाई और वसीम भाई, नईम भाई, मतलब हमने इनको आंखों से देखा है, लोगों ने देखा है, इन लोगों ने देखा है मियाँ साहब को, लाला साहब को। हमने नया शौक शुरू किया तो हमने इन लोगों को देखा हुआ है, आपको काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। तो बस अभी सीखने के प्रोसेस में अच्छी एक गैदरिंग मिली है, काफ़ी बातें सीखने को मिली। आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये वसीम भाई के पोता शागिर्द भी होंगे, दादा दादा साहब नहीं तो और ये बड़ा प्यार करते हैं जी उनसे भी। और वसीम भाई आपके भी तहे दिल से मशकूर है, आपने इतना टाइम दिया, इतना शानदार शाइया भी साथ साथ, खाना पीना भी होता रहा, शौक भी होता रहा, पूरा टाइम दिया आपने। तो आज का दिन, बल्कि बच्चे जरा जिद भी करते हैं घर से जाने के लिए, निकलने के लिए, फिर भी हम सब यहाँ पे, आप जो है आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया महफिल का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताते रहिएगा। स्पेशली जो हबीब मुगल साहब हैं, ये काफ़ी अरसे के बाद हमारी वीडियो में जो है लाइव आए हैं, और अभी नईम भाई के साथ मैंने और बड़ी बातें करनी थी, लेकिन चूंकि महफिल का एक समा था तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पे जो क्लोज करें, फिर हबीब भाई को और नईम भाई को इकट्ठा दोबारा पकड़ते हैं। एक दफा पकड़ा था हमने, वो बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू रहा था, अक्टूबर में इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।